सुबह बेटा कल का सेशन अपलोड नहीं हुआ। असल में थोड़ा मैकेनिज्म समझ लें। होता ये है कि ये जो सेशन है ना, ये रात को 12 बजे ख़त्म होता है, तो 1 बजे तक ये इसे मैं डाउनलोड करता हूँ। तो 1 बजे के बाद डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर वो एडिट वगैरह करना होता है, और एडिट के बाद फिर इसको मैं भेजता हूँ। तो थोड़ा सा इशू होता है। तो अगर आपको कोई, वैसे आज मैं, लेट मी चेक। जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप में से जो बच्चों का कोई एक सवाल हो। मेरी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। स्नेहा बेटा, आप अवेलेबल हो या आउट हो? कहाँ हो बेटा? वो जो तुम इतने एनजीओ के सवाल पूछ रही थी ना, चैप्टर 1 से, वो एक काम करो, मुझे ना रीसेंड करना। मुझे वो एफएक्यू का पार्ट बनाना है। तुम्हारे एनजीओ से रिलेट जितने भी सवाल थे ना, जो तुमने पहले, बहुत पहले पूछे थे स्टार्टिंग सेशन में। वालेकुम सलाम महा, वालेकुम सलाम एपी राजपूत। माशाल्लाह इतने नामों के साथ लोग आते हैं ना। अहमद रजा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो मुझे आप आज या कल में भेज देना ये अपने सारे क्वेश्चन। कल का क्या रिवाइज करना है बेटे आपको? हेल्प्स इन वेस्ट रिडक्शन का जो मतलब है वो ये है कि इससे एक बात समझ आती है कि देखिए, जब आपके लोग जो है ना बेटा, वही पूछ रहा हूँ, सेशन क्या, सेशन में क्या बात पूरा सेशन तो बहुत बड़ा 1 घंटे का सेशन था। तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपको रिवाइज करना है, या फिर आपको पूरा सेशन रिवाइज करना है? जो भी रिवाइज करना है आप मुझे ओपनली बता दें, तो वील विल फिगर इट आउट। बहरहाल रोहान, आपका जो सवाल था हेल्प इन वेस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि जब आपका स्टाफ, जिसे कहना चाहिए, ट्रेन होगा, आपके स्टाफ में स्किल्ड होगी, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कैपेबिलिटी होगी, और इसी के साथ साथ आपका जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, तो वेस्टेज कम होगी। यार गुस्से की तो बात ही नहीं थी ना, आप तो ऑफेंड होती जा रही है इसने। आपसे कब गुस्सा था? मुझे वो सवाल अच्छे लगे तो मैंने कहा कि मैं इसका पार्ट बना लूं एफएक्यू का। स्टार्ट करें भाई सेशन? ठीक है। मैंने शायद एक आध ग्रुप पे और बोला नहीं है। जरा यार जून बैच वाले जो भी है ना, जून बैच वालों को अगर ये कह दें कि ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रुबा बेटा, सेशन स्टार्टेड के बाद वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ठीक है? वैसे अजीब बात है कि मुझे लोग ये ताना मारते हैं कि मैं फेवरेटिज्म करता हूँ। अजीब, मतलब ये वाकई सच है क्या?
हम्म। हाँ मतलब मुझे थोड़ा सा झूठ है ना, बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सच है, मतलब कुछ नहीं कह रहे। वो एक ही स्टूडेंट। स्नेहा, आपको भी नहीं लगता? मतलब आई एम थैंकफुल टू यू, क्या आपको नहीं लगता? हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फेवरेटिज्म। बहरहाल हम अपने सेशन को बिस्मिल्लाह करते हैं। लोगों का क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है। देखिए, हमारे आज का टॉपिक क्या था? अच्छा, कल वैसे मैं इस बात पे बड़ा शौक होता हूँ कि बच्चे कभी कभार मुझसे पूछते हैं कि सर आज सेशन कौन सा चल रहा है, मतलब आज चैप्टर कौन सा चलेगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? बिल्कुल जबरदस्त। चलें, आपको याद है, आपको पता है, अच्छी बात है। ह्यूमन रिसोर्स हमारा टॉपिक है। जब मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूं ना बेटा, ये टॉपिक की जब मैं बात करता हूं तो मेरे जहन में चार चीजें आती हैं। एक, रिक्रूटमेंट। दूसरी, सिलेक्शन। तीसरी, ट्रेनिंग। चौथा, डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। मेरे बच्चों, जब भी मैं आपसे ये कहूंगा एचआर, तो एचआर में इस टॉपिक में चार बातें ऐसी हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली बात रिक्रूटमेंट, दूसरी बात सिलेक्शन, तीसरी बात ट्रेनिंग, चौथी बात डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। अब रिक्रूटमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं। ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं। वहां पर एक, लेट सपोज, डेवलपर जो है, जो सीनियर डेवलपर था, वो जॉब छोड़ के चले गया है। बेटा रिटेंशन है, लेकिन वो कहाँ किस एरिया में फॉल करता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है बेटा। मुझे बिल्कुल साहिल ने भी अभी बताया, तो मुझे याद है, लेकिन वो किस एरिया में पार्ट बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब मेरे पास से एक सीनियर डेवलपर गया है, तो सबसे पहले मुझे एज अ ओनर, या मैं कहूं एज अ आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट का एचओडी होते हुए क्या करना पड़ेगा? इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और की पर्सनल जो है वो अब जा चुका है। तो ये बात लेके मैं गया एचआर डिपार्टमेंट के बाद। मैं कौन हूँ? एचओडी हूँ। और एचआर डिपार्टमेंट में मैं लेके गया बात, और मैंने कहा देखें, हमारा इस तरह का एक शख्स था, हमारे डिपार्टमेंट में काम करता था, और वो अब छोड़ के जा चुका है। अब हमें एक बंदे की जरूरत है जो उसकी जगह ले सके। तो एचआर डिपार्टमेंट वाले ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन क्वेश्चंस में मुझसे पूछा कि भाई जरा ये बताओ कि जेंडर क्या होना चाहिए। मैंने उसको जेंडर बता दिया। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैंने इनको क्वालिफिकेशन बता दी। मैंने बोला भाई, मुझसे पूछा गया एज क्या होनी चाहिए, मैंने एज बता दिया। बोला ये बताएं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने बोला एक्सपीरियंस भी होना चाहिए भाई, फ्रेश कैंडिडेट नहीं चल सकता। अच्छा, फिर मुझे बोला गया कि भाई मुझे ये बताओ कि टाइमिंग क्या होगी। मैंने बोला टाइमिंग जो ऑफिस आवर्स है, लेकिन कभी कभार लेट हो सकता है।
बोला अच्छा बताओ सैलरी क्या होगी, मैंने बोला सैलरी भी ये होगी। मुझे बोला कि एक बात बताओ कि आप जो बंदा हायर करे वो किस डेजिग्नेशन का होगा, मैंने बोला इस डेजिग्नेशन का होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज को किसने ऑब्जर्व किया, एचआर डिपार्टमेंट वाले। इस सारी चीजों को हम कहते हैं जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस। ठीक है, कि बंदा हायर करने से पहले मुझे ये एनालिसिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं जिस बंदे को हायर करने वाला हूं उस बंदे से मुझे किस लेवल का काम चाहिए और वो बंदा कौन कौन सी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, या उस बंदे में मैं कौन कौन सी चीजें देखूंगा जिसकी बेसिस पे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूंगा कि इस तरीके का बंदा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के इस डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड होगा। तो इसे कहते हैं बेटा जॉब एनालिसिस। फिर यहां अगर आप नोट करो तो मैंने डेजिग्नेशन पूछी, मैंने यहां पर सैलरी पूछी, मैंने यहां पर टाइमिंग पूछी, मतलब एचआर डिपार्टमेंट ने पूछा, और एक्सपीरियंस पूछा। तो इनमें से इन 7 चीजों में से जो 4 चीजें मैंने पूछी ये कहलाती हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या चीज? जॉब स्पेसिफिकेशन। और बाकी ये जो 3 चीजें थी इसे मैं कहता हूं पर्सन स्पेसिफिकेशन, पर्सन स्पेसिफिकेशन। यहां मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जॉब एनालिसिस का मतलब ये नहीं है, यानी जॉब एनालिसिस की जो टर्म है वो इसलिए इस्तेमाल नहीं होती कि कभी कोई बंदा हायर करना। जॉब एनालिसिस की जो टर्म है इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन में बंदा हायर करना है। जॉब एनालिसिस की टर्म मैं तब भी कर सकता हूं जब मुझे किसी बंदे को अप्रेजल देनी होगी, प्रमोशन देनी होगी। मैं एक बंदे को जब प्रोबेशन पीरियड से परमानेंट कर रहा हूं तो उसको भी जॉब एनालिसिस का नाम दे सकता हूं। एनालिसिस का मतलब यह है कि बेसिकली मुझे उस काम की इंपॉर्टेंस और उस बंदे से क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू मुझे मिल रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज को एनालाइज करने का नाम है जॉब एनालिसिस। तो कोई बच्चा ये बात ना समझ ले कि जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द जॉब स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस से पर्सन स्पेसिफिकेशन और जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाती है, लेकिन जॉब एनालिसिस का काम ये नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई मसला? मेरी आवाज कट रही है? बेटा मेरी आवाज क्लियर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप एक दफा रीज्वाइन कर लें, क्योंकि एपी राजपूत साहब आपने तकरीबन कोई 4-5 दफा कनेक्ट किया है। तो मेरा ये मानना है, हो सकता है गलत भी हूं, आपकी साइड से इशू हो। जी बेटा ये बात एमसीक्यूज में भी है। मिसाल के तौर पे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब पता है क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि मैं जब एक इंडिविजुअल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बनाऊंगा तो मैं उससे क्या क्या काम करवाऊंगा, वो कौन कौन से जॉब को परफॉर्म करेगा, किन लोगों को रिपोर्ट करेगा, और कौन कौन से काम करने की परमिशन, या फिर वो कौन कौन से काम है जो इससे करवाए जाते हैं, जो भी सीनियर कहेगा वो सारे काम इसे करने पड़ेंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आके उसको करना क्या है, वो तमाम चीजें रिटर्न होती हैं, जिसे हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। आप हमेशा क्या बात करते हो, मेरे जेडी के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप फाइनेंस में काम करते हो और आपको
आपको आपका ओनर कभी दही लेने के लिए भेज रहा है, कभी सब्जी लेने के लिए भेज रहा है, कभी अपने बच्चों को स्कूल लाने के लिए भेज रहा है, तो आप क्या कहोगे? भाई देखो, बात सारी ये है कि मैं जॉब करने आया हूँ और मेरी जेडी में आपके बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना नहीं लिखा हुआ, आप मुझसे ऑर्गेनाइजेशन के काम करो, ठीक है? और अगर कोई बंदा मना करता है कि भाई मैं तो यही काम कराऊंगा, तुम्हें पहले यही काम करना पड़ेगा, तो बेसिकली हम इसे क्या कहेंगे? अनएथिकल। क्या कहेंगे? अनएथिकल। ठीक है? जो मार्च बैच के हैं, फास्ट ट्रैक के हैं, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो, मैंने अभी बहुत क्लियरली मेरे बेटे आपको एक बात बताई, बहुत क्लियरली, और वो क्या बात बताई कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि इस बंदे से काम क्या करवाना है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि वो उस शख्स में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी बेसिस पे आप ये काम करवा सको। ये डिफरेंस है मेरे बेटे। क्लियर है अब चंदा? आगे बढ़ू बेटा? यहाँ कह रहे हैं जॉब स्पेसिफिकेशन कैसा बंदा चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड भाई। ये कौन है? ये इतना अच्छा बच्चा कौन है? एनालिसिस बता दूं? बता देते बेटा। एनालिसिस का मतलब होता है क्रिटिकलिटी को देखना। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि क्या सेंसिटिविटी है, किस तरह का बंदा चाहिए। एनालाइज का मतलब ये होता है ऑब्जर्व करना, कि मैं एनालाइज कर, ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट पे आना। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्लास में एक बच्चा है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्लास में एक बच्चा है, सबसे मस्ती मजाक हम करते हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो कि ये समझता है कि यार सर मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, सर मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं, मुझे टॉन्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हो ये सकता है कि वो बच्चा ये अपने एक्सप्रेशन को चेंज करके थोड़ा कुछ बच्चे होते हैं ना ऑफेंसिव हो जाते हैं। ऑफेंसिव का मतलब ये है, नहीं बेटा ये नहीं बोल सकते। ऑफेंसिव का मतलब ये है कि बच्चे को ये लगता है कि यार सर ने मुझसे अगर कोई बात की है ना, तो सर ने इसलिए मुझसे बात की है कि सर मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं, और सामने से ना ऑफेंसिव मोड पे, दिल पे ले लेते हैं, और सामने से जवाब देना शुरू करते हैं। और उनको ये लगता है कि यार इस तरह से सर को जवाब देंगे ना, सर की कच्ची हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो उनके इस बिहेवियर से एनालाइज किया जा सकता है कि भाई ये बिल्कुल सही का, ये नाजुक मिजाज के लोग होते हैं, ये थोड़े डेलिकेट से होते हैं, इनसे फिर कट के रहना चाहिए, इनको बस दूर रहना चाहिए, इनसे फिर काम से काम बात करें। सर किसी को हायर करना, जॉब, संदेश आपका सवाल था सर, किसी को हायर करना और जॉब बेटा हायर करने से पहले ही जॉब एनालिसिस होती है। ठीक है? जॉब एनालिसिस हायर करने से पहले की जाती है। आगे बढ़ू बेटा? अब आपने जब जॉब एनालिसिस कर ली, जॉब एनालिसिस, पर्सन स्पेसिफिकेशन वगैरह सारी चीजें कर ली, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? अनाउंसमेंट करेंगे। मैं वर्ड अनाउंसमेंट का यूज कर रहा हूं। अनाउंसमेंट से मेरा मतलब यह है कि आप लोगों को बताएंगे, आप अपने बाहर लोगों को बताएंगे जेडी बेसिकली क्या है। एक और चीज बता दूं, जेडी बेसिकली एक तरीकेकार है जिससे आप बाहर के एक्सटर्नल लोगों को ये बताते हैं कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको किस तरह का बंदा चाहिए या किस तरह का कैंडिडेट चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अब होता यह है कि अनाउंसमेंट करने के लिए दो तीन तरीके, या तो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करो। क्या मतलब?
आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उन डिफरेंट डिपार्टमेंट को आपने कहा कि भाई देखें हमें एक सीनियर डेवलपर चाहिए, अगर आप में से कोई इस पोजीशन में आना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अपनी सीवी ड्रॉप करें और हमें इंटरव्यू दे दें। ठीक है, बात समझ आ रही है कि सबसे पहले विद इन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट होती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट होती है कि भाई अगर आप में से कोई इस पोजीशन पे आना चाहता है, समझना चाहता है, आप अपने आप को ये समझते हैं कि इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर जॉब। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है तो इट वुड बी बेटर फॉर अस कि आप हमें कोई ऐसा बंदा रेफरेंस के तौर पर रेकमेंड कर दें जो इन तमाम चीजों का में पूरा उतरता हो और ये तमाम चीजें अच्छे अंदाज में करने के लिए केपेबल हो। इसका मतलब ये है या तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर विद इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा रेफरेंस के तौर पे किसी को रेकमेंड कर दे। रेकमेंड करना अनएथिकल नहीं है, रेकमेंड करना अनएथिकल नहीं है, लेकिन रेकमेंड करने के साथ परसुएट करना कि भाई रेकमेंड करने का मतलब ये है कि इसी को लो, तो ये अनएथिकल है। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? यहाँ अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई जब आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया तो आपने कहा कि यार बात सारी ये है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जॉब के बारे में अनाउंस करने में वी डू नॉट नीड एनी फॉर्मल वे टू कंडक्ट द इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन से एक बंदा आएगा, उसको क्या मैं बोलूँ फॉर्म फिलअप करो ये सब काम करो, एक बात कह रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी इस अनाउंसमेंट को एक्सटर्नल लेके जाऊंगा ना, तो अब मुझे कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कर सकता, मुझे अपनी अनाउंसमेंट में, अपनी मार्केटिंग में बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई कांटेक्ट डिटेल डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? कांटेक्ट डिटेल, जिसकी बेसिस पे मैं ये अंडरस्टैंड कर सकूं कि मैं अगर इस पर्टिकुलर जॉब में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और इस जॉब को मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अप्लाई करने के बाद मेरे पास फिर आता है एक हायरिंग का प्रोसीजर जिसे मैं कहता हूं रिक्रूटमेंट। क्या? रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि आपने जब एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा सीवी सबमिट करने के लिए, रेज्यूमे सबमिट करने के लिए, तब आप उससे क्या करोगे? एक फॉर्म फिल करवाओगे। फॉर्म फिल करवाने के बाद आप उसको कहोगे कि भाई आपका एक फर्स्ट इंटरव्यू होगा हमारे सीनियर्स के साथ। तो पहला इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे जर्नल चिट चैट की जाएगी कि हाँ भाई बताएं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप वही बोंगो वाली सवाल कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ से आए हो, क्या क्वालिफिकेशन है, ये वही तमाम बातें जो कि टाइम ज़ाया करती हैं। जी बेटा, सीवी सबमिट ऑनलाइन भी होती है। जी बेटा, आपको करनी है मेरा बेटा? करनी है तो आप मुझे दे दें, मैं आपकी सीवी सबमिट कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, मैं तंज नहीं कर रहा यार, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं हाजिर हूँ एट एट योर सर्विस। ठीक है, असल में जो अब आगे बढ़ते हैं बहरहाल, तो पहला इंटरव्यू आपने लिया। जब आपने पहला इंटरव्यू लिया तो एक आपने जनरल ऑब्जर्वेशन कर ली। जनरल ऑब्जर्वेशन क्या रख ली कि भाई कि ये बंदा लग रहा है कि यार ये काम कर सकता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है। फिर हम एक काम करते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब वो टेस्ट हो सकता है कि आपका रिटर्न टेस्ट हो। आपने कहा कि भाई मैं ना कैफ क्वालिफाई हूं, जैसे आपने कहा कि
आप पीआरसी क्वालिफाई हैं माशाल्लाह से, पीआरसी क्वालिफाई कर लिया बच्चों ने। अब जाहिर सी बात है पीआरसी क्वालिफाई किया है तो एक टेस्ट के भाई बेसिक आईटीबी की नॉलेज, इकोनॉमिक की नॉलेज, क्यूएम की नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज करके एक 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर बना दिया, बोला भाई ये सबमिट करो, इसे अटेम्प्ट करो और सबमिट करो। तो टेस्ट से मुझे ये पता चला कि बच्चे के अंदर क्वालिफिकेशन एकेडमिकली कितना वो स्ट्रांग है, जो कॉम्पिटेंस लेवल का ये बोल रहा है क्या वो वाकई कॉम्पिटेंट इनफ है काम करने के लिए। ठीक है, तो टेस्ट लेके पता चल गया। जब टेस्ट ले लिया, अब टेस्ट में अगर पास हो गया तो आगे बढ़ेगा, फेल हो गया तो पीछे चले जाएगा। ठीक है ना। फिर टेस्ट में पास हो गया तो सेकंड इंटरव्यू हुआ, जिसमें अब आपसे बात की जाएगी कि भाई आपका जो टेस्ट हुआ उसमें ये हमने डेफिशिएंसीज देखी, इस तरह के मसले देखे, कुछ एरिया में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ एरिया में आप मॉडरेट लेवल पे थे, ऐसा क्या हुआ। अब आप थोड़ा अब वो डिस्कशन हो रही है कॉम्पिटेंसी लेवल पे, वो डिस्कशन हो रही है, अब आपको ऑन बोर्ड लेने की बातें चल रही हैं। क्या आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आप क्या विजन है आपका, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो कोई कहता है 5 साल के बाद मैं अपने आप को है ना एक अच्छी मैनेजरियल पोस्ट पे देखता हूँ। 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं, 5 साल के बाद मैं फला पोस्ट पे अपने आप को देखता हूँ। अच्छा, अगर आप फला पोस्ट पे अपने आप को देखते हैं तो आपका क्या, अच्छा 5 साल में रोहान तू सीईओ बन जाएगा बेटा, फिर तुझे फिर कुछ और बेटा नहीं बोलते ना, ऐसी बातें नहीं बोलते ना रोहन, गलत बात हो जाती है ना। वो असल में ऐसा है रोहन बेटा, आपको जो बनना है ना उसके लिए ना आपको फिर सीए नहीं करने की जरूरत, आप वैसे ही बन सकते हो सीईओ। ठीक है बेटा, तो आप टेंशन नहीं, आपको सीईओ बनना है ना, मैं बनाता हूँ सीईओ। कहाँ का बनना है सीईओ, वो जगह बता, मैं तेरे को सीईओ बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का यहाँ पर सवाल था, और वो सवाल ये था कि इंटरव्यू टेस्ट तो फर्स्ट इंटरव्यू से पहले होता है। देखो बेटा, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, कि डिपेंड क्या करता है कि बाज ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, बाज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पहले टेस्ट ले लेती है बाद में इंटरव्यू कंडक्ट करती है, क्योंकि पहले इंटरव्यू में कंडक्ट करके टाइम जाया करने वाली बात है। एक ही इंटरव्यू लो, टिका के इंटरव्यू लो, फिर बंदे को सेलेक्ट करना है नहीं करना है, सारी चीजें एक ही साथ पता चल जाएंगी। दो दो इंटरव्यू कंडक्ट करके आप अपने स्टाफ को असाइन कर रहे हो, काम वेस्ट हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, तो आप क्या करते हो, टेस्ट कंडक्ट करते हो, टेस्ट कंडक्ट करके वो ले लेते हो। ठीक है बेटा, ये जिस बच्चे ने सवाल कहा तो उसको जवाब मिल गया। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे ऊपर से लेबल हट जाए फेवरेटिज्म करने का। जो लोगों ने ये इल्जाम लगाया ना, तो ये इल्जाम हट जाए। ठीक है, जब सेकंड इंटरव्यू ले लिया, अब आपको सिलेक्शन करने की बारी आ रही है, तो सिलेक्शन करने वक्त आप ये कह रहे हैं कि देखे अब आपकी ज्वाइनिंग कब है। अब सिलेक्शन की जब बारी आती है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही सवाल पूछा स्नेहा, आपने सवाल बड़ा जबरदस्त पूछा और मुझे हैरानगी है कि आपने सवाल पूछा। बिल्कुल स्टेक होल्डर है, और वो इंटरनल स्टेक होल्डर है, और क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे काम करते हैं उसके पीछे उसका पर्पस कि वो कौन सेलेक्ट करता है, एचआर ही करता है। तो एचआर तो इंटरनल स्टेक होल्डर में है, चैप्टर नंबर 1 आपके पास है पूरा इस पे। वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। तो सिलेक्शन का जब वक्त आएगा, तो सिलेक्शन के वक्त में आप उससे ये पूछेंगे भाई आप अपनी ज्वाइनिंग कब देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी एक फला जगह पे काम कर रहा हूँ, तो उस जगह पे मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा,
अब वो 10 डेज का सर्व करना पड़े। सैफ बेटा, आपका भी सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन शेयर होल्डर में एचआर ऐसे आएगा, उसकी एक सिचुएशन होगी, और वो सिचुएशन ये होगी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है, देखो ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार पैसे ना होने की वजह से अपने एम्प्लॉय को कैश फॉर्म पे बोनस नहीं दे पाती, तो वो ऑफर करती है कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले लें बोनस में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट ही नहीं शेयर होल्डर होगा, सारे एम्प्लॉय शेयर होल्डर होंगे, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक सिचुएशन होना जरूरी है। ठीक है बेटा। अब जब सिलेक्शन की बातें आ रही हैं तो आपकी ज्वाइनिंग डेट और ये तमाम बातें आपको लाइक प्राइवेट कंपनीज, बेसिकली बेटा आपका भी सवाल वैलिड था, लेकिन बात सारी ये है कि प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स के पास होते हैं, वो नॉर्मल एम्प्लॉयज को उस तरह से सेल नहीं किए जाते। लेकिन नहीं किए जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी मना है, कर सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादा होते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर हो रहा है तो आपके लिए है कि हाँ, एचआर वाले भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा। बेटा बिजनेस में पैसे ना होने की वजह से शेयर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पैसे ना होने की इंक्रीमेंट की फॉर्म में तो दे सकते हैं ना। देखिए बेटा, इंक्रीमेंट की फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि इंक्रीमेंट बेसिकली आप करते हो इन अ फॉर्म ऑफ कैश, इन अ फॉर्म ऑफ कैश। तो आप कभी भी इंक्रीमेंट बोनस की फॉर्म में नहीं करते। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। जी शहीर बेटा, इंक्रीमेंट बेसिक सैलरी पे ही होता है। स्नेहा कह रही है कि आज आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं सवालों पे। यार मुझे एक बात बताएं, मैंने कब अपने बच्चों को सवाल पूछने से मना किया? मैं तो बड़ा, मुझे अच्छा लगता है कि आप बच्चे माशाल्लाह पूछते हैं यार। मतलब अब ऐसा होगा, मतलब मेरे डाउट किया जाएगा, इतनी मेहनत के बाद मुझ पे डाउट हो रहा है। आपका सवाल तो भाई बहुत वैलिड था, बहुत वैलिड था। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े बेटा, या इन्हीं सवालों पे जिंदगी गुजारनी है हमने, है बेटा? ये बड़ा अच्छा बोला भाई, ये बड़ा ये एक बच्चे ने बहुत अच्छा मुझे बात की है कि अप्रिशिएट हर वक्त होता है। आज किसी फेवरेट स्टूडेंट ने नोटिस किया है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह। मैंने किसका दिल तोड़ दिया भाई? आगे चलते हैं। तो भाई हमने सिलेक्शन तक हम आ गए। अब सिलेक्शन करने के बाद जो बच्चे मुझे पहले कह रहे थे रिटेंशन रिटेंशन रिटेंशन, तो मैं अब बता दूं कि सिलेक्शन करने के बाद अब रिटेंशन पॉलिसी बनाना लाजमी है। रिटेंशन पॉलिसी बनाना लाजमी है। रिटेंशन पॉलिसी के अंदर आप आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। आप आते हैं किस पे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? वैसे यहां पर नहीं, वो नहीं है, चलें कोई बात नहीं। अब रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है? रिटेंशन पॉलिसी ये होती है कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को रोक के रखते हैं। रोक के रखने का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना के रखते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए।
जैसे मिसाल के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो आपकी जॉब को, आपके ऑफिस को इसलिए छोड़ के जाते हैं कि आप उनकी ग्रोथ के लिए नहीं सोचते। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। ग्रोथ का मतलब ये भी है कि उनको उनकी स्किल की डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनको उस तरह का काम नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हो बेटा अली? परमानेंट पोजीशन दे देते ना। परमानेंट पोजीशन कहाँ दे दूं बेटा? परमानेंट पोजीशन कहाँ देनी है बता? उनकी प्रमोशन देखो, बात सारी ये है कि रिटेंशन में बिल्कुल आपने सही कहा, प्रमोशन नहीं होती एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, बात सारी ये है कि एम्प्लॉयज बहुत अलग अलग माइंडसेट के होते हैं। जब एक न्यू, आप जैसे बच्चे माशाल्लाह जब फर्म में जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की हरकतें सही रही तो आप जब फर्म में जाएंगे तो उस वक्त आपके जहन में ये होगा कि जितना हो सके मैं काम सीख लूं, जितना हो सके मैं काम सीख लूं। अब वो काम सीखने में मेरी लेट सिटिंग हो रही है, मुझे थोड़ा बॉस की डांट सुननी पड़ रही है, अभी पर्पस है सीखने का। तो बच्चे फर्म जाते हैं, सीखने का माहौल मिलता है और हर दिन कुछ अलग सीखने का, यानी कि लर्निंग प्रोसेस ऐसा है कि जिसे हम कहते हैं कि लर्निंग कर्व नहीं आता। लर्निंग कर्व का मतलब यह है कि कभी आप सीखते सीखते उस लेवल पे नहीं आते कि आप बोर होना शुरू हो। ठीक है ना? कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं हम आईटीबी में बोर हो जाते हैं। अब बताओ, एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ। मतलब आप बोर हो रहे हो, ठीक है, मतलब आई रिस्पेक्ट, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी बोरियत कैसे कम करूं? मतलब मुझे वो तरीका आप ही बता दें, अप्रिशिएट करा करूं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अप्रिशिएट करूं। तो लर्निंग कर्व का मतलब यह है कि आपने एक काम को इतनी दफा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं नाम बताऊं? नहीं बेटा, नाम बताया तो गलत, फिर लोग ताना मारेंगे। नहीं नहीं बेटा, नाम तो मैं किसी का नहीं बताऊंगा। बिना नाम के, बिना नाम बताए खेलने का जो मजा है ना, वो तू नहीं समझेगा। बस। तो हम ये बात करें, लर्निंग कर्व समझ रहे थे। तो लर्निंग कर्व का मतलब ये है कि आप, लेट सपोज अगर मुझे कोई कहे कि सर आपके लिए आईटीबी एक एक वक्त आएगा कि लर्निंग कर्व बन जाएगा, और बिल्कुल सही कहते हैं कि जब एक ही चीज को बार बार पढ़ाने के लिए मौका मिलता है तो आपको कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं नजर आती। ठीक है ना? जब आपको अट्रैक्टिवनेस नजर नहीं आती, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम, कि जब आप बच्चे माशाल्लाह से जब क्लास में पीआरसी में जब नया नया एडमिशन लिया था, अब वो फास्ट ट्रैक के बच्चे हों या जून बैच के हों या मार्च बैच के हों, अब वो पहले पहले जब सीए में जब आते तो बड़ा सीरियस एटीट्यूड, रोज पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो ढिठाई का लेवल है ना आपका, ढिठाई का लेवल वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, फिर क्लासेस में कम, गेम रूम में ज्यादा। और गेम रूम में माशाल्लाह वो भी टोलियों के साथ, चार चार के हल्के बने हुए, ऐसा लग रहा है मसाजिद में नहीं हल्के बने हुए होते हैं, वैसे चार चार पांच पांच की टोलियां बनी हुई हैं, और टोलियां बन के वो काम। हाँ, यहाँ पर असल में हो सकता है मैं शायद समझा नहीं पाया लर्निंग कर्व को, तो किसी ने मेरी हेल्प की कि एक काम को रेगुलर बेसिस पे करने से बोरियत हो जाती है। तो ये बिल्कुल बात आपने सही की है कि एक काम को रेगुलर करने से बोरियत हो जाती है, लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं कि एक काम करने से बोरियत तब होगी जब वो काम आपकी जरूरत से कम होना शुरू होगा। समझ आ रही बात? एक काम बोरियत कब होती है? जब वो उसकी प्रायोरिटी, उसकी इंपॉर्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। जैसे पहले बच्चे क्या करते थे? पहले बच्चे
पहले बच्चे क्या करते थे कि हर क्लास को फिजिकली आके कंडक्ट करते थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते उनकी नजर में क्लास की अहमियत जब कम होना शुरू हुई, उनको ये लगने लगा भाई क्लास में तो सिर्फ सर लंबी करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, किसी और स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान होता है, अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे। और इस तरह की बातें जब शुरू हुई तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि यार अब हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि क्लास में, फिर वो रिकॉर्डिंग लेना शुरू कर देते हैं। उनका फायदा वैसे नहीं होता, लेकिन उनके इस अमल से उनको ऐसा लगता है कि वो मुसीबत से निकल गए। हाँ, ये भी हो सकता है कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल गई, तो जिसकी वजह दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई या दूसरे सराउंडिंग आपकी ऐसी हो गई जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। मैंने ऐसा दिल ही नहीं रखते कि दिल पे बात लें, पगले, ऐसा दिल ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या क्या कवर कर लिया। मैं अब टॉपिक पे आता हूँ। बच्चे हैं या चले गए? बड़े खामोश है यार। कुछ बच्चे हैं जो बात करते हैं, बाकी सारे बच्चे तो खामोश रहते हैं। बहरहाल अब हम एक काम करते हैं कि इसको, इस चैप्टर को जरा एक दफा देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, तो सबसे पहले आप ये अगर देखें तो आपको ये बताया जाएगा कि भाई एचआर की क्या क्या वैल्यू क्या है, एचआर की क्या वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पर आपको एचआर की वैल्यू समझाई जा रही है। HR is one of the 4 traditional factor of production। स्नेहा बेटा आप अवेलेबल है ना बेटा? आप सुन प्रोग्राम चल रही हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रही आप? ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द 4 ट्रेडिशनल फोकस। आपने आज ही पढ़ा है जो चैप्टर नंबर 1, जिन्होंने रिवाइज किया मेरे साथ, उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर्स देखा होगा। तो हमने बात की थी कि भाई HR से कनेक्टेड है, तो HR से जब कनेक्टेड है तो यहाँ पर हम बात समझ रहे हैं उसके बारे में कि भाई HR कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि भाई HR ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो है ना, देखा, वेरी गुड बेटा, आप कुछ ना कुछ सवाल पूछा करें। सैयदा अनुषा जी बेटा, सर डाउन साइजिंग एंड एक्विजिशन मतलब बता बल। डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि आप अपने कामों को कम कर रहे हैं, आप अपने ऑपरेशंस को कम कर रहे हैं। रोहान बेटा आप भी पूछ लो यार, आपको थोड़ी मना है। और एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना, एक्वायर करने को हम कहते हैं एक्विजिशन। अच्छा जी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि देखें HR डिपार्टमेंट क्यों इतना वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि HR डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाता है जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और लॉन्गर पीरियड तक काम कर सके। इसलिए इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, अफोर्डेबल काम नहीं है। क्योंकि देखो, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक स्टार्टअप कंपनी। अब बात सारी है कि स्टार्टअप कंपनी में बेसिकली एक HR डिपार्टमेंट को रखना, बना ही नहीं सकते HR डिपार्टमेंट, इतनी सी तो ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें भी HR डिपार्टमेंट बनाओगे। तो बाज दफा हम क्या करते हैं, हम आउटसोर्स कर देते हैं काम को। आउटसोर्स का मतलब ये है कि भाई मेरा काम ये तू कर ले। जैसे इसकी एग्जांपल है, जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन रेस्टोरेंट्स ने अपनी डिलीवरी को आउटसोर्स कर दिया है बाइकिया और फूड पैंडा पे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज्यादा कोर, कोर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट नहीं है,
और किसी और को ये काम देने की वजह से काम कर सकते हैं, काम चल सकता है, काम के ऑपरेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, हम आउटसोर्स कर देंगे। जैसे पहले के दौर में, पहले के टाइम पे जब फूड पांडा नया आया था, तो फूड पांडा पे लोग जब डिपेंडेंट हुए थे, अपनी डिलीवरी को दिया था कि भाई अब से आप डिलीवरी करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने ये बेहतर समझा कि इंस्टेड ऑफ डिलीवरी फूड पांडा को आउटसोर्स करने के लिए अपने राइडर्स रख लेते हैं, क्योंकि पहले फूड पांडा की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा था उनके क्लाइंटेल पे। लेकिन अब जैसे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गई है, वेल ऑफ हो गए हैं, तो अब उन्होंने कहा कि अब हमें खुद से डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आपके पास आगे जाके आउटसोर्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, बिल्कुल बेहतरीन, टीआरजी की जो एग्जांपल दी, बेहतरीन एग्जांपल दी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब एचआर डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है एचआर डिपार्टमेंट का, ये देखें। पहला है असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करंटली अवेलेबल इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, और किस तरह से वो चीजों को परफॉर्म करते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को समझना। फिर ये एस्टिमेट करना कि भाई ह्यूमन रिसोर्स और कितने फ्यूचर में चाहिए, मतलब आगे जैसे जैसे मेरा काम बढ़ेगा मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ाने के लिए मुझे आज से ही कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी, आज से ही कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो बेसिकली क्या कर सके, मुझे ये बता सके कि भाई अगर आपने इस तरह के लोग अभी से हायर किए, यहाँ क्वालिटी से मुराद है बेटा एक्सपीरियंस, कि कितने एक्सपीरियंस, कितने अंडरस्टैंडेबल लोग, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। रिक्रूटमेंट करते ही इसीलिए कि जो गैप आ जाए उसे फिल कर सके। तो मैंने आज के दिन आपको चैप्टर नंबर 8 का एक अच्छा खासा ओवरव्यू दिया है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल। आज माशाल्लाह आप काफी सवाल पूछ रही हैं, मतलब, और बता भी रही हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। जी बेटा मैंने बता दिया, एचआर भी आउटसोर्स हो सकता है, मैंने बता दिया। अच्छा अच्छा, देखा बेटा, पढ़ने का ये फायदा होता है, जब एक बच्चा पढ़ने स्टार्ट करता है ना, तो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो अच्छा लगता है। होता यह है कि जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं करता, जब पार्टिसिपेट नहीं करता तो और टीचर और उसमें ना गैप आ जाता है, तो बच्चा कहता है कि यार टीचर है ना, दूसरे की बात सुनते तो फेवरेट हो गया है वो। असल में फेवरेट कोई नहीं होता, जो पढ़ेगा वो ही काम करेगा ना बेटा। अच्छा एक मिनट, ये बड़ा बेहतरीन सवाल आया है, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, जरा रुके मैं सवाल पढ़ लूं बेटा, बहुत जबरदस्त सवाल है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, एक मिनट, यार ये सवाल ऊपर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, कंसल्टेंसी सर्विस का क्या मीनिंग है बेटा? कंसल्टेंसी सर्विस का मतलब ये है, इसको कैसे समझाऊं, मशवरा देने वाली कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो आपको मशवरे देती है कि इस सिचुएशन में ये करें, इस सिचुएशन में ये काम करें, ठीक है। एक्सपर्ट्स, उस टीम के एक्सपर्ट्स उस काम के एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ एक अच्छा सवाल यह है, आर एचआर डिपार्टमेंट कैन मेक मेट्रिक स्ट्रक्चर, तो सवाल का जवाब है नो। HR department hire those people who have different type of skill
which fulfill the requirement of the organization. HR department itself not form as a metric structure, but people who are hired from HR department can be matrix structure. Getting my point? रोहान कह रहे एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बेटा, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछ लो बेटा। बिल्कुल अली, बेहतरीन। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग। मिसाल के तौर पे रिडंडेंसी का मतलब होता है बेटा फारिग। फारिग होता है, फारिग होते हैं ना, फारिग लोग जिसे हम कहते हैं रिडंडेंट। फारिग चल रहा है यार, बिल्कुल फारिग है यार, आप फारिग चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? रिडंडेंट लोग। अब बात है B2B। B2B क्लाइंट एक होता है, एक बिजनेस होता है B2C। हाँ बेटा, किसी काम के नहीं है। रिडंडेंट का मतलब ये है कि अब काम किसी का नहीं है। मैं आपको बता, रोहान बेटा बता, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। मिसाल के तौर पे इम्तियाज B2B है, B2C है, सॉरी, इम्तियाज B2C है। लेकिन जो कंपनी फ्यूल पंप बनाती है, जो कंपनी फ्यूल पंप बनाती है, जो कंपनी CNG किट बनाती है, जो कंपनी इंजन बनाती है, वो बेसिकली क्या है? B2B है। वो कंपनी क्या है? B2B है। ठीक है, गोइंग दादा। अशफाक, आपको जाना है? बस ठीक। हाँ दादा। बिल्कुल, होती कंज्यूमर के लिए है बेटा। आपने जो MT के भाई हैं हमारे, टेस्ला मोटर B2C है, लेकिन टेस्ला मोटर में जो गाड़ियां जो बना रहा है, जो इंजन बना रहा है, वो बेसिकली B2B काम कर रहा है। आपने जो पर्टेंट का मतलब कहा है, इसे कहते हैं मुतल्लिका। जो, अच्छा, जो कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन करती और कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। ऐसा इट कैन बी, इट कैन बी। हाँ जी, तो आई होप कि यहाँ तक आपके सारे सवाल तो नहीं हुए होंगे, और सवाल पूछने होंगे आपको। हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन पूछो बेटा, लास्ट क्वेश्चन पूछो, कोई मसले वाली बात थोड़ी है यार। बेटा नाम तो मैं किसी का डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि वो कौन था। बहरहाल अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो क्या हम आज के लिए इजाजत ले लें आपसे? फेवरेटिज्म किसकी? यार वो छोड़ दो यार, जिसके लिए हम बात करते हैं वो समझ जाएगा। तो भाई यहां तक हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, आप ही बता दें कि आपका कोई सवाल है।